प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्नातक द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में स्वागत है। हम आज रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि बिहारी का जीवन परिचय और उसके भाव पक्ष से संबंधित कुछ विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। रीतिकाल की जो तीनों धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, इन तीनों धाराओं के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में या कहें कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में हम बिहारी को ही जानते हैं। अब हम देखते हैं बिहारी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ तथ्य। रीतिकाल में बिहारी का स्थान। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी माने जाते हैं। इनका जन्म ग्वालियर में केशव राय चौबे के यहाँ 1595 में हुआ था। ध्यान रहे, ये केशव राय रीतिकालीन कवि केशव दास नहीं हैं। अर्थात केशव दास के बारे में हमने पढ़ा है, जिसको भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों की समय सीमा में माना जाता है। तो ये उस केशव दास से भिन्न हैं। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनके पिता केशव राय निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरि दास के शिष्य थे। इन्होंने संस्कृत प्राकृत भाषा के ग्रंथों का सूक्ष्म अध्ययन किया था। ओरछा छोड़ने के बाद ये वृंदावन आ जाने पर बिहारी का विवाह एक ब्राह्मण परिवार में हो गया था। थोड़े दिनों फारसी काव्य का भी इन्होंने अभ्यास किया और मुग़ल सम्राट शाहजहां तथा कवि रहीम के संपर्क में आए। ये ओरछा छोड़ने के बाद ग्वालियर आ जाते हैं और ग्वालियर से फिर मुग़ल सम्राट शाहजहां के संपर्क में आते हैं, उनके दरबार में आते हैं। शाहजहां उसे अपने दरबार में दीवान नियुक्त करते हैं और शाहजहां के दरबार में रहते रहते ये रहीम दास जी, जिसे हम हिंदी साहित्य में रहीम दास जी कहते हैं और राजनीति में उसे अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से जाना जाता है, ये उसके संपर्क में आते हैं। शाहजहां के प्रभाववश ही बिहारी हिंदुस्तान का भ्रमण करते हुए जयपुर पहुँचे। उन्हें शाहजहां ने ही इनको राजपुताने की रियासतों में भेजा था। तो ये शाही कार्य करते हुए जयपुर पहुंचते हैं। जयपुर के नरेश सवाई जय सिंह थे उस समय। वो अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में इतने रसमग्न हो गए थे कि सारा राजकार्य ही भूल गए थे। राज दरबार में आना ही उन्होंने छोड़ दिया था। जब बिहारी ने ये बात सुनी कि वो तो अपनी नोएडा रानी के पास ही रहते हैं, राजमहलों में रहते हैं, राजकार्य की ओर कोई ध्यान नहीं है, तो उन्होंने महाराज को एक अन्योक्ति में दोहा लिखकर भेजा था। अन्योक्ति, जैसा कि आप जानते हैं कि अन्य उक्ति से किसी दूसरी उक्ति का आभास करा देना, अर्थात जो वस्तु उनको वास्तव में कहनी होती है वो सेम बात नहीं कहते हैं, बल्कि उनके समकक्ष किसी दूसरी बात से सुनने वाले को उसका आभास करवा देते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। इसे कहते हैं अन्य उक्ति। अर्थात उसमें वास्तविक बात नहीं कहकर वास्तविक बात का आभास अगले को करवा दिया जाता है। तो ऐसा ही एक दोहा उन्होंने लिखा। दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। अर्थात उन्होंने ये दोहा लिखा था कि आपकी जो ये नोएडा रानी है, ये नोएडा रानी को उन्होंने एक फूल से तुलना करके राजा को समझाने का प्रयास किया था। तो ये सीधा रानी के बारे में नहीं लिखकर इन्होंने लिखा तो फूल के बारे में है कि नहीं तो इसमें पराग है, नहीं इसमें मधुर मधु है और नहीं इसका पूरा विकास हुआ है, अर्थात इस काल में इसका पूरा विकास भी नहीं हुआ है। ये अली है, अर्थात ये भ्रमर है, ये तो कली ही से बंध गया। कली का अर्थ होता है अधखिला फूल, अर्थात ये भ्रमर है, ये तो फूल के खिलने से पहले ही इससे बंध गया है, अर्थात इसके मोह में आसक्त हो गया है। तो आगे कौन हवाल। तो जब ये फूल पूरा विकसित होगा, जब अपने पूर्ण यौवन को ये राजकुमारी प्राप्त होगी, तब राजा का क्या हाल होगा, ऐसा उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो फूल के माध्यम से उन्होंने राजा को समझा दिया। राजा तुरंत दोहा पढ़कर समझ गए कि जिसने भी लिखा है वो हमें राजकार्य की तरफ आकर्षित करने के लिए कह रहा है, और तुरंत दरबार में आए
और दरबार में आकर उन्होंने महाकवि बिहारी को सम्मानित किया और हमेशा हमेशा के लिए अपने ही दरबार में उन्हें रख लिया। और कहते हैं कि जय सिंह ने बिहारी को प्रत्येक दोहे के लिए एक सोने की असरफी देने का वादा किया था और काली पहाड़ी नाम की एक जागीर थी, वो जागीर भी उसको उपहार में दी थी और वहीं रहने के लिए कहा था। तो बाद में बिहारी हैं वो अपना लगभग समय जयपुर रियासत में ही निकालते हैं। कहते हैं कि जयसिंह इस दोहे को पढ़ने के बाद इतने प्रसन्न हुए कि बिहारी को अपने आश्रय में रहकर काव्य रचना करने के लिए कहा और जयसिंह का आश्रय पाकर बिहारी ने श्रृंगार को महत्व देते हुए बिहारी सतसई की रचना की। देखो, रीतिकालीन जो कवि हैं उनमें बहुत से काव्य रचने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन बिहारी उन कवियों में से नहीं थे। बिहारी ने केवल एक काव्य लिखा है और वो भी मुक्तक, उसमें भी केवल दोहे हैं। दोहों की संख्या 713 है। इन दोहों में श्रृंगार के संयोग, वियोग के हाव भावों, नक्सिक वर्णन के साथ भक्ति, नीति, ज्योतिष, गणित, भूगोल, राजनीति आदि विषयों का समाहार करते हुए बिहारी ने रीतिकाल के अनुरूप अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग समास बहुल ब्रज भाषा में सरलतापूर्वक किया है। देखो, इस पंक्ति से हमें बहुत सी बातें स्पष्ट हो रही हैं कि बिहारी के दोहों में मुख्य रूप से तो श्रृंगार ही था। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का उन्होंने बखूबी वर्णन किया है। इसके साथ ही भक्ति, नीति, ज्योतिष, गणित इन सभी विषयों का अपने काव्य में उन्होंने समावेश किया है और कल्पना का अद्भुत प्रयोग इनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। अलंकारों का भी अच्छा सामयिक प्रयोग इन्होंने किया है। इनकी भाषा थी वो एकदम से सदी हुई शुद्ध ब्रज भाषा मानी जाती है। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि और सतसईकार 1663 ईस्वी में कालकवलित हो गए, अर्थात इनका जन्मकाल मात्र 68 वर्ष का रहता है। 1595 में इसका जन्म और 1663 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये 68 वर्ष का इनका जीवन काल रहा। बिहारी सतसई की रचना के मूल आधार ग्रंथ हाल की गाथा सप्तशती जो प्राकृत भाषा में लिखी गई है, अमरूक का अमरूक शतक जो संस्कृत में लिखा हुआ है, गोर्धनाचार्य की आर्या सप्तशती, विलण की चोर पंचाशिका, भर्तृहरि का नीति शतक आदि रहे हैं। अर्थात कविवर बिहारी ने इनसे आदर्श ग्रहण किया है कि किस प्रकार से काव्य लिखना चाहिए। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सतसई पर ही लिखी गई हैं। टीका का अर्थ होता है विश्लेषण ग्रंथ, अर्थात किसी भी कृति को सही ढंग से समझने और समझाने के लिए जो उस पर दूसरी पुस्तक लिखी जाती है उसको हम टीका कहते हैं। तो हिंदी साहित्य में आज तक सबसे ज़्यादा टीकाएं यदि किसी एक काव्य पर लिखी गई है तो वो है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई दोहे जैसे छोटे छंद में लिखी गई। इसमें पूर्वापर निरपेक्ष रहती है ये और एक स्वतः पर्यवसित श्रृंगार मुक्तक काव्य है। पूर्वापर निरपेक्ष का मतलब आप समझते हो कि जो पहला दोहा होता है उसका दूसरे दोहे से कोई संबंध नहीं होता, अर्थात पहले वाले पद का आगे वाले पद से कोई संबंध नहीं और आगे वाले का पीछे वाले पद से कोई भी संबंध नहीं रहता है, अर्थात ये पूर्वापर संबंध है। सब दोहे अपने आप में स्वतंत्र हैं। ये एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य भी सेम वही होता है जिसमें पूर्वापर संबंध नहीं होता। ब्रज भाषा में लिखित यह ग्रंथ रीतिकालीन कविता का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसमें रीतिकालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ मनोमुग्धकारी रूप में समाहित हैं। अर्थात रीतिकाल की जितनी भी प्रवृत्तियाँ वो सारी प्रवृत्तियाँ हमें इस एक काव्य में देखने को मिल जाती हैं। रीतिकाल में बिहारी का स्थान निर्धारण बिहारी सतसई के भाव कलागत वैशिष्ट्य के आधार पर करना चाहिए। अर्थात जो रीतिकाल में बिहारी का जो स्थान है वो हम बिहारी की एकमात्र कृति बिहारी सतसई को देखकर ही कर सकते हैं। तो इसमें उसके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को हमें देखना पड़ेगा कि आखिर भाव पक्ष की क्या क्या विशेषताएं हैं और कला पक्ष की क्या क्या विशेषताएं हैं। भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। भाव पक्ष वो होता है जिसमें कवि वास्तव में कहना क्या चाहता है,
अर्थात जो भी चीज़ कवि कहना चाहता है या जो संदेश देना चाहता है वो होता है भाव पक्ष। कला पक्ष होता है कि जो संदेश देना चाहता है वो किस तरीके से देना चाहता है, किस भाषा में, किस शैली में देना चाहता है, अर्थात उसको संदेश देने का जो तरीका है वो शैली कहलाता है। तो इसके भाव और शैली दोनों देखने से पता चलेगा कि आखिर वास्तव में रीति काल में या फिर संपूर्ण हिंदी साहित्य में बिहारी का क्या स्थान है, जो हम आगे की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।